हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा शब्द संस्कृत की बास धातु से बना है। किससे बना है? बास धातु से, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। इसका अर्थ क्या है? बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो मनुष्य अपने किस माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है? तो भाषा से ही कर सकता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति? अर्जित संपत्ति, जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। सार्थक वो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो भाषा कैसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनती है। तो भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। तो भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से? वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आप स्वयं समझ सकता है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप समझ सकता है। भाषा के रूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। नंबर एक कौन सा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। एक होती है हमारी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। तो अक्षरों या चिन्हों से किसे लिखते हैं? लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा या लिखित भाषा को मानते हैं। तो कुछ विद्वान सिर्फ भाषा के 2 ही रूप मानते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा को ही मानते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या अक्षर है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है। पहले ध्वनि आती है, फिर वर्ण या अक्षर आता है, फिर शब्द आएगा, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अनविनति आती है। क्या आती है? अनविनति आती है। क्या आती है? अनविनति आती है। अनविनति आती है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो शब्द को कहते हैं। जैसे कमल, नैन, चैन आदि। पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण समूह शब्द पद कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर यहाँ क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वाक्य किसी 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। तो भाषा की पूर्णतम इकाई किसे कहते हैं? वाक्य को कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करें उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिखा जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाए, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहते हैं।
जिसके बारे में, यानी उद्देश्य क्या हमारा पहला होता है, यानी जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो राहुल के बारे में कहा जा रहा है, तो राहुल क्या है, उद्देश्य। अभय परीक्षा हॉल में बैठा जाता है, अभय के बारे में कहा जा रहा है, तो अभय क्या है, उद्देश्य। उपरोक्त वाक्यों में राहुल अभय क्या है, उद्देश्य है। विधेय है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, तो यहाँ चंडीगढ़ के बारे में कहा जा रहा है एक व्यवस्थित शहर, यहाँ क्या है, विधेय है। राम ने रावण को मारा, यहाँ विधेय है। तो उपरोक्त वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा, यहाँ क्या है, विधेय है। और अनविनती किसे कहते हैं, अनविति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। तो अनविति के अंतर्गत क्या किया जाता है, लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ संबंध कर्ता और क्रिया में होता है, कर्म और क्रिया में होता है, संज्ञा और सर्वनाम में होता है तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। तो अनविति में संबंध किसमें रहता है, कर्ता का क्रिया से होता है, कर्म का क्रिया से होता है, संज्ञा का सर्वनाम से होता है, विशेषण और विशेष्य में होता है। अब हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कितने का माना जाता है, 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी शब्द वस्तुतः पारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था। तो हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है, तो पारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का जन्म किससे हुआ, तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ था। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ईरान के ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं। जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, इसे आर्य भाषा, आदि जननी या देव भाषा, देववाणी कहते हैं। तो जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, इसे आर्य भाषा या आदि जननी, हिंदी की आदि जननी या देव भाषा, देववाणी कहते हैं। ध्यान दे, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में कितने स्वर थे, 8 स्वर थे। ध्यान दे, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। आ, ए, ई, उ और ए और औ, ये 8 स्वर थे। कौन कौन से, आ, ए, ई, ए, उ, ए और औ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ भी विकसित हो गए, जिन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अपभ्रंश में डाड़ा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। अपभ्रंश में डाड़ा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 हमारा प्राचीन भारतीय आर्यकाल। इसका समय किससे, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत या संस्कृत। वैदिक संस्कृत है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तो यहाँ है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। तो पाली का समय कब से है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इसे 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों जैसे सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री व पैचासी से विकसित हुई है, जिन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों जैसे सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री व पैचासी से विकसित हुई है, जिन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है। अब है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बीच में अवध आया, फिर हिंदी आया।
हैं। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बीच में अवट है, फिर हिंदी है। तो नोट, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अपहट नाम देते हैं और तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कौन सा आता है? अवहट आता है, और इसे कुछ विद्वान अपभ्रंश ही कहते हैं। अवहट का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है विद्यापति की कीर्तिलता में। तो विद्यापति कीर्तिलता में किसका उल्लेख मिलता है? अवहट का मिलता है, अवहट का मिलता है। अवहट, देसिल बयाना सब जन मिटा, ते तैसन जम्पो अवटा। संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं। पाली, पाली को बौद्ध धर्म की भाषा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत है जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अपभ्रंश है बिगड़ा हुआ रूप, और हिंदी है आधुनिक रूप, आधुनिक हिंदी। अब हमारा आता है आक्रात्मक मूलक, आकृत मूलक या आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कैसी है? वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। तो आकृत मूलक या आकृति के रूप में हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, हिंदी का तीसरा स्थान है, अंग्रेजी का प्रथम स्थान है, एवं चीनी भाषा मंदारिन का द्वितीय स्थान है। तो हिंदी का कौन सा है? तीसरा, अंग्रेजी का प्रथम स्थान है, चीनी मंदारिन का द्वितीय स्थान है। राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा का सामान्य अर्थ है राज की भाषा, राजकाज की भाषा। राज्य भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो सरकार के समस्त प्रशासनिक कार्य किसमें होते हैं? राजभाषा में होते हैं। राज्य या प्रशासन की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है? राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी को भारत की संवैधानिक मान्यता के रूप में कब प्रधानता मिली, तो वहाँ मिली थी 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि का नाम क्या है? नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। तो नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। तो देवनागरी लिपि किसका परिष्कृत रूप है? ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। यहाँ सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। शब्दों की सुंदरता प्रदान करने के लिए इसमें श्रोव रेखा का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि कैसी है? मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? और सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत यहाँ प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। तो आर्टिकल 343(2) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। आर्टिकल 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343(1) क्या कहता है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी।
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति लागू हुई और भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषा कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं एवं उनकी लिपियां हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। कोंकणी की लिपि भी देवनागरी है। डोंगरी की लिपि भी देवनागरी है। नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। बोडो की भी देवनागरी है। मराठी लिपि देवनागरी है। मराठी की भी देवनागरी, लेकिन मैथिली क्या तिर होता है एवं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मैथिली। संताली ओल चिकी एवं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है संताली। गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी, फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी लिखी जाती है फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा लिपि में लिखी जाती है। सिंधी लिखी जाती है फारसी, अरबी और देवनागरी लिपि में सिंधी लिखी जाती है। असमिया लिपि में लिखी जाती है। उड़िया लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में लिखी जाती है। कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। तमिल लिपि में लिखी जाती है। तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला लिपि में लिखी जाती है और मणिपुरी, मैतेई लिपि में लिखी जाती है और मलयालम लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ क्रम क्या है? हिंदी देवनागरी लिपि में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, कोंकणी देवनागरी लिपि में, डोंगरी देवनागरी लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में, बोडो देवनागरी लिपि में, मराठी देवनागरी लिपि में, मैथिली तिरुहता या देवनागरी लिपि में, संताली ओल्ड या देवनागरी लिपि में, गुजराती देवनागरी लिपि में, कश्मीरी, फारसी, अरबी, देवनागरी शारदा लिपि में, सिंधी, अरबी, फारसी, अरबी, देवनागरी लिपि में, असमिया लिपि में, उड़िया लिपि में, उर्दू, फारसी, अरबी लिपि में, कन्नड़ लिपि में, तमिल लिपि में, तेलुगु लिपि में, पंजाब गुरुमुखी लिपि में, बांग्ला लिपि में, मणिपुर मैतेई लिपि में, मलयालम लिपि में लिखी जाती है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक या छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत को भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है और वैदिक संस्कृत को वैदिक या छांदस्य भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित हैं। तो संहिताएं, वेद, आरण्य, ब्राह्मण तथा उपनिषद यहाँ किस में लिखे गए हैं? तो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ वर्ण हैं। कितने हैं? 52 ध्वनियाँ वर्ण, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। 13 स्वर एवं 35 व्यंजन हैं। तो वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी के रामायण में देखने को मिलता है। तो लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग कहाँ पर देखना मिलता है? तो वाल्मीकि जी के रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा को हम देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है। यानी लौकिक संस्कृत या संस्कृत किससे विकसित हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से ही विकसित हुआ है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा है मानी जाती है। तो पाली मुख्य रूप से किस धर्म की भाषा मानी जाती है? तो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है। तो पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है, जहाँ
इसका अर्थ है बुद्ध वचन है। जहाँ इसका अर्थ क्या है, बुद्ध वचन है। जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की अट्टकथाओं में मिलता है। पाली शब्द का पहला प्रयोग बुद्ध घोष की अट्टकथाओं में मिलता है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे, कच्चायन। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्राकृत को ही साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। तो प्राकृत को ही क्या कहा जाता है, साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। तो भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो भाग 5 के आर्टिकल 120 में मिलता है। भाग 6 के आर्टिकल 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। तो विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो भाग 6 के आर्टिकल 210 में मिलता है। संविधान के आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी कैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, काका कालेलकर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 7 जून 1955 को किसकी अध्यक्षता में, बीजी कैर की अध्यक्षता में। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 345 में क्या है, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 345 में क्या किया गया है, प्रादेशिक भाषाओं का, आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 340 में पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 340 में पत्रादि की राजभाषा। आर्टिकल 347 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 347 में क्या कहा गया है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 348 में। तो आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं, आर्टिकल 340 में पत्रादि की राजभाषा, आर्टिकल 347 में राज्य की एक जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली, और आर्टिकल 348 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधेयकों, अधिनियमों में अध्यादेशों में बोली जाने वाली भाषा का किया गया है, प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 349 में भाषा संबंधी विधेयकों को अधिनियमित करने का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 349 में। आर्टिकल 349 में भाषा संबंधी विधियों का अधिनियमित करने का प्रावधान 349 में। आर्टिकल 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 351 में। इसी अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के बयान का दायित्व निर्धारित किया जाता है। आर्टिकल 351 के तहत संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिल चुका है, लेकिन अब अन्य भाषाओं को भी मिल सका है, जिसमें फारसी है। तो कुल मिला के 11 भाषाएं हो चुकी हैं, अब यहाँ 6 भाषाएं हैं। राजभाषा, राज्य भाषा किसे कहते हैं, राज्य भाषा का अर्थ राज्य की भाषा से है। राज्य भाषा का अर्थ राज्य की भाषा से। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र एवं जब केंद्र के साथ उसे संपर्क
स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वहाँ राजभाषा या सहराज्य भाषा का प्रयोग करता है। किस भाषा का प्रयोग करता है? राजभाषा या सहराज्य भाषा का प्रयोग करता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। कैसा है? भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। संपर्क भाषा, भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। अर्थ संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है। संपर्क भाषा का आशय किससे? जन भाषा से। संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो विभिन्न भाषाभाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया है। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। मातृभाषा, मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। मातृभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? माता की भाषा। माता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली को परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। माता, पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली या परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यहाँ समाज स्वीकृति मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। महात्मा गांधी जी ने कहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। मानक भाषा, मानक भाषा को परनिष्ठ भाषा या टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नागर भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो मानक भाषा को परनिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। तो मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। विभाषा, इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका चित्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। विभाषा, इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका चित्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। विभाषा कहलाती है। बोली, भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। बोली, प्राकृतिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्यवहारिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यहाँ लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखाएं शिरोरेखा कहलाती हैं।
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली को क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, फिर तेलुगु, फिर तमिल। तो हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। अब है हमारा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की कड़ी कहा जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा जाता है। विभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य ब्याड़ी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था। आचार्य ब्याड़ी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य ब्याड़ी पतंजलि के पूर्ववर्ती में। अगर प्रामाणिक पूछा जाए तो यहाँ महाभाष्य में मिलता है पतंजलि के में। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है। तो चीनी भाषा एवं तिब्बती भाषाओं के परिवार की भाषा माना जाता है, तो एकाक्षरी की माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा एवं संताली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। मुंडा एवं संताली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। खसपरजिया, पचाई, जोहारी, दानपुरिया, अस्कोटी, भल्दकोटी, कोटिया, गंगोला, सिराली आदि कुमायूं की उपबोलियां हैं। खसपरजिया, पचाई, जोहारी, दानपुरिया, अस्कोटी, भल्दकोटी, कोटिया, गंगोला, सिराली आदि कुमायूं की उपबोलियां हैं। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सलानी, नागपुरिया, राठी, टेहरी, श्रीनगरिया, लोबिया आदि गढ़वाली की उपबोलियां हैं। सलानी, नागपुरिया, राठी, टेहरी, श्रीनगरिया, लोबिया आदि गढ़वाली की उपबोलियां हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, अर्थात अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली होती है। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द। लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम सार्थक इकाई वाक्य है। पूर्णतम सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है।
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। हिंदी वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। यहाँ क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यही टॉपिक आगे करेंगे कंटिन्यू। क्लास लंबी हो जाती है तो देखने में प्रॉब्लम आती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 उपबोलियां आती हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी दक्कनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी दक्कनी हिंदी को किस में रखते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुबकी और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। तो ताजुबकी और निमाड़ी को किस में रखते हैं? पश्चिमी हिंदी में। कौन रखते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अपभ्रंश का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बिहारी दक्कनी हिंदी को रखते हैं किस में? पश्चिमी हिंदी में। किस में रखते हैं? पश्चिमी हिंदी में। अब अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आती है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय और पैचासी। और शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी। शौरसेनी अपभ्रंश में आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी और राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, यहाँ शौरसेनी। मागधी में आते हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। मागधी में कौन कौन सी आती हैं? बिहारी आती है, बांग्ला आते हैं, उड़िया आते हैं और असमिया आते हैं। मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। ब्राह्मण में सिंधी आती है, महाराष्ट्री में मराठी आती है और पैसाची में लहंदा और पंजाबी आती है। पैसाची में लहंदा और पंजाबी आती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लहंदा एवं पंजाबी भाषा की उत्पत्ति
क्रमशः केकई एवं टक अपभ्रंश से मानी जाती है। तो लहंदा मानी जाती है केकई अपभ्रंश से और पंजाबी मानी जाती है टक अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका नामांकन करने वाले विद्वान। तो खड़ी बोली का नामांकन किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था। खड़ी बोली का नामांकन किसने किया था? लल्लू लाल ने। और कौरवी हिंदी का नामांकन किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने किया था। तो कौरवी हिंदी का नामांकन राहुल सांकृत्यायन एवं भोलानाथ तिवारी ने किया था। और बिहारी हिंदी का नामांकन गिरिय सर ने किया था। यहाँ यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो बिहारी हिंदी का नामांकन किसने किया था? तो गिरिय सर ने किया था। और राजस्थानी का किसने किया था? तो राजस्थानी का भी भाषा का किया था गिरिय सर ने। ब्रजबुली का किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। भोजपुरी का रेमंड ने किया था। मैथिली का कॉल ब्रुक ने किया था। डिंगल का बांगी लाल ने किया था। तो खड़ी बोली को लल्लू लाल ने, कौरवी को राहुल सांकृत्यायन ने, भोलानाथ तिवारी ने, बिहारी को गिरियसन ने और राजस्थानी भाषा को गिरियसन ने, और ब्रजबुली को ईश्वर चंद्र गुप्त ने, और भोजपुरी को रेमंड ने, और मैथिली को कॉल ब्रुक ने, डिंगल को बांगी बोल ने किया था। अब इसमें क्या है, यहाँ उपभाषा, यहाँ बोलियाँ। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौरवी आता है, जिसे खड़ी बोली कहते हैं। हरियाणवी आते हैं, जिसे हरियाणवी कहते हैं। दक्कनी आते हैं, जिसे दक्कनी कहते हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली एवं कन्नौजी किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में वैसे कितनी आती है? 5 आती हैं। वैसे कितनी आती है? 5। इसमें दक्कनी नहीं आती। कौन कौन से आते हैं? कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अगर आप दक्कनी को भी जोड़ करें तो दक्कनी भी आती है। ठीक है। यहाँ पश्चिमी भाषा किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत राजस्थानी आती है, इसके अंदर पहाड़ी आती है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। तो शौरसेनी में, अब राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है, जयपुरी आती है, जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती और मालवी आती है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी यहाँ किस में आती है? राजस्थानी में। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कुमायूनी एवं गढ़वाली पूर्वी हिंदी में आती है। कुमायूनी गढ़वाली पूर्वी हिंदी में आती है। और अर्धमागधी में कौन कौन सी आती है? अर्धमागधी पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और मागधी के अंतर्गत बिहारी आती है। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। तो मैथिली आती है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, मागधी के अंदर बिहारी। तो पश्चिमी हिंदी में आते हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, 4 आती हैं। और पहाड़ी हिंदी में 2 आती हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2005 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। गारो कहाँ की है? मेघालय की है। और गारो कहाँ की है? मेघालय की है। बांग्ला त्रिपुरा की भाषा है। यहाँ क्या है? अपभ्रंश है, यहाँ उपभाषा, यहाँ बोलियाँ हैं, यहाँ बोले जाने वाले चित्र हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5 बोलियाँ। कौन कौन सी? पहली है खड़ी बोली, इसे हम कौरवी भी कहते हैं। और इसकी विशेष पहचान क्या है? खड़ी बोली यहाँ आकार बहुला होती है। क्या होती है? आकार बहुला। खड़ी बोली के बोले जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून। इसमें इम्पोर्टेंट है दिल्ली और मेरठ। और दूसरा है हमारा ब्रजभाषा। इसका विशेष पहचान क्या है? यहाँ ओकार बहुला है ब्रजभाषा। इसके बोले जाने वाले स्थान कौन से हैं? आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। इसमें ब्रजभाषा में इम्पोर्टेंट कौन कौन से शहर हैं? आगरा, मथुरा, धौलपुर, बरेली, फिरोजाबाद, यहाँ इम्पोर्टेंट है। तीसरी हमारी कन्नौजी की विशेष पहचान है, यहाँ ओकार बहुला है। इसके क्षेत्र हैं कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभूत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर आदि। कन्नौज कहाँ के इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं शाहजहाँपुर इसके इम्पोर्टेंट हैं।
चौथे नंबर पे आती है हमारी बुंदेली। बुंदेली की विशेष पहचान है, यहाँ ओकार बहुला है, ओकार बहुला। यहाँ क्या है, ओकार बहुला है। इसके बुंदेली बोली जाती है बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया। और महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ऊर्चा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ऊर्चा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। पांचवी हमारी बांगरू। बांगरू इसे ही हम हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं, इसे हरियाणवी या जाटू भाषा भी कहते हैं बांगरू। इसकी विशेष पहचान के यहाँ आकार बहुला होती है। यहाँ कहाँ पर बोली जाती है, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिले में, और दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा में। अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिलों में, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। अब फिर है हमारा शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है राजस्थानी हिंदी। इसमें 4 बोलियां होती हैं। नंबर 1 है हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। यहाँ टा वर्ग बहुला होती है, टा वर्ग बहुला होती है। यहाँ बोली जाती है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब में हिसार, भिवानी के पूर्व हिस्से में, किशनगढ़ में बोली जाती है। पंजाब में हिसार, भिवानी के पूर्वी हिस्से में, किशनगढ़ में बोली जाती है। दूसरी हमारी मेवाती। मेवाती बोली जाती है यहाँ उत्तरी राजस्थानी में, उत्तरी राजस्थान में, यहाँ उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है मेवाती। यहाँ टा वर्ग बहुला होती है, टा वर्ग बहुला होती है। दिल्ली यहाँ किन क्षेत्रों में बोली जाती है, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर। दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। फिर है हमारी ढूंढाड़ी या जयपुरी। इसे जयपुरी कोई ढूंढाड़ी कहते हैं। यहाँ पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ढूंढाड़ी का पूरी जयपुरी या पूर्वी राजस्थान में टा वर्ग बहुला होती है। जयपुर, अजमेरगढ़, अजमेर और किशनगढ़। विशेष बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर में बोली जाती जाने वाली हाड़ौती इसकी उपबोलियों में प्रमुख है। तो जयपुरी की प्रमुख उपबोलियों में कौन सी है, बोली के अंतर्गत आती है हाड़ौती। तो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, विशेष बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है। चौथी हमारी मालवी। यहाँ टा वर्ग बहुला, यहाँ दक्षिणी राजस्थानी है। तो मालवी कहाँ, दक्षिणी राजस्थानी है। यहाँ बोली जाती है उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और टोंक। उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और टोंक में बोली जाती है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है एक राजस्थानी हिंदी। इसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, ढूंढाड़ी जयपुरी पूर्वी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। तो मारवाड़ी यहाँ कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। अब हमारा मागधी। मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसकी 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां कौन सी है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो मगही, मगही कहाँ पर बोली जाती है, पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ में बोली जाती है मगही। मगही कहाँ पर बोली जाती है, पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ में बोली जाती है। मैथिली, मैथिली बोली जाती है दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। मैथिली बोली जाती है दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। और भोजपुरी यहाँ ईकार बहुला है। यहाँ बोली जाती है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीरनगर, छपरा और पूर्णिया। इसकी इम्पोर्टेंट कौन सा, भोजपुरी के तो बलिया, देवरिया, मिर्जापुर है, आरा, गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ यहाँ भोजपुरी के हैं। तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, एक मगही, मैथिली और भोजपुरी। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। इसकी 3 बोलियां हैं, अवच। अवच इसकी
ट्रिक है अवच, अवधि, अवधि से उदासीन तीन कौन सी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि के अंदर अवधि कौन सी है, अवधि उदासीन आकार बहुला है। यहाँ कहाँ पर बोली जाती है अवधि, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़। सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर। तो इसके इम्पोर्टेंट है अवधि के फैजाबाद में, रायबरेली और बाराबंकी में। ऐसे ही बघेली, बघेली कहाँ पर बोली जाती है, बघेली हमारी बोली जाती है, बघेली को देखते हैं बघेली कहाँ पर बोली जाती है। बघेली हमारी बोली जाती है रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह में बघेली बोली जाती है। यहाँ उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है। रीवा, जबलपुर इसके इम्पोर्टेंट है बघेली के। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्ग, कैरागढ़, कोरिया। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्गा और कैरागढ़, कोरिया में बोली जाती है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। इसमें 3 बोलियाँ अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। शौरसैनी अपभ्रंश, शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदियों में 2 बोलियाँ हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियाँ, गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाली कहाँ पर बोली जाती है, टिहरी, पौनी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून, रुद्रप्रयाग और देहरादून और हरिद्वार। गढ़वाली हरिद्वार, टिहरी, पौनी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार में बोली जाती है। कुमायूनी, कुमायूनी बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में। कुमायूनी बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में। शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी आती है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 कड़ी का सुझाव दिया था, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। तो आ के लिए 12 कड़ी का सुझाव किसने दिया था, सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने। इसका प्रयोग गांधी जी ने हरिजन सेवक में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 की हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अरबी, अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। अरबी किस भाषा के अंतर्गत आती है, जो सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। तो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है, लल्लू लाल को। और उर्दू को लल्लू लाल ने क्या कहा है, यामनी भाषा क्या है। परिदानंद दास सोशियोर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, परिदानंद दास सोशियोर को माना जाता है। और खसकुरा या गोरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। खसकुरा या गोरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। खसकुरा या गोरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है।